नमस्ते बच्चों, माई सेल्फ जायसवाल सर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th सोशल साइंस, इंडिया एंड द कंटेम्प्ररी वर्ल्ड, नेशनलिज्म इन यूरोप। नाउ द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, हु वर Mariani and Germania? What was the importance of ways in which they were portrayed? Now, Mariani. So, Mariani was an allegory. ये एक तरीके का रूपक था जो किसी चीज को किसी से तुलना की जाती है, दैट इज एलिगरी. सो Mariani, so it was allegory used for nation France. In form of female character. तो फ्रांस में एक फीमेल करेक्टर दैट इज क्रिश्चियन मैरियानी फेमस थी, ए पॉपुलर क्रिश्चियन नेम, सो विच हैज बीन टेकन टू अंडरलाइन फ्रांस नेशन on the famous name of Christian Mariani. Now, which underlined the idea of a people's nation, which later on underlined the idea of nation. So, her characteristic was drawn from those of liberty and the republic. So, उसके करेक्टरिस्टिक के साथ कुछ सिंबल भी दिए गए थे. तो हर characteristics were drawn with for those of liberty. So, उसको जो उसकी पोशाक थी वो भी ट्राई कलर की थी फ्रांस की. सो फॉर सिंबलाइजिंग लिबर्टी एंड रिपब्लिक. रिपब्लिक का मतलब है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स टेक डिसीजन. सो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, दे इलेक्ट द हेड. इस तरीके की जहां भी सरकार होती है उसको रिपब्लिक कहते हैं. सो रेड कैप, ट्राई कलर एंड कोकेड, ये सारे सिंबल साथ में थे. तो रेड कैप थी मैरियानी के पास, ट्राई कलर था, ट्राई कलर की उसकी पोशाक थी, एंड कोकेड. कोकेन वाज ए काइंड ऑफ बैच. सो जो कि वेरियर्स को दिया जाता था, तो उसी के बेसिस पर उसको भी एक वेरियर का, वीरता का, ब्रेवरी के लिए, तो वैसा बैच भी था. उसमें ट्राई कलर था, रेड कैप था, ये सारे सिंबल्स थे. नाउ this family allegory was to portray the idea of liberty, justice and republic. So, to popularize the national symbol, the statue of Mariani, to popularize
national symbol. The statue of Mariani was erected in public squares and images were also marked on coin and stamps. So to popularize national symbol, statues of Mariani was इरेक्टेड एट पब्लिक स्क्वायर, चौराहों पर उसकी प्रतिमा लगाई गई. And her pictures, images were also marked on coin and stamps. So such thing was done. Now this is the personification of nation of France as Mariani. So यहाँ पर दिखाया गया है कि रेड कैप है और जो फ्रांस का ट्राई कलर है, रेड वाइट और इस तरीके से ब्लू, वही सारा इनमें ट्राई कलर भी दिखाया गया है. हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन है, सो चार्टर है, इसी तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है. ट्रायंगुलर पिरामिड है, सबके अपने अपने सिंबल्स हैं. तो ये मैरियानी का यहाँ कैरिकेचर दिखाया गया है. सच स्टैचू वाज प्रमोटेड. नाउ नेक्स्ट वाज जर्मेनिया. इसी तरीके से जर्मनी के नेशन को भी जर्मेनिया के तौर पर सिंबलाइज किया गया. उस समय फीमेल का एलिगरी किया जाता था किसी भी चीज़ को, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को करने के लिए. तो इट सूट्स एंड इट अपील्स द पर्सन, सो कॉमन पीपल. तो वैसा ही यहाँ पर किया गया, लोगों में फीलिंग जगाने के लिए. नाउ जर्मेनिया. So Germania became the allegory of German nation. एलिगरी का मतलब रूपक ऑफ जर्मन नेशन. It is a kind of figure of speech to compare anything. So, in visual representations, Germania wears a crown of oak leaves. In visual representation, जर्मेनिया. सो जर्मेनिया क्राउन नहीं पहनती थी, वियर्स अ क्राउन, गोल्डन क्राउन नहीं पहनती थी, क्राउन ऑफ ओक लीव्स, ओक के पत्तों का वहाँ का जो सिंबलाइज करता था कॉमन ट्री, उसके पत्तों का क्राउन पहनती थी. सो as the German oak stands for heroism, as in German oak stands for heroism. तो वीरता का वो प्रतीक थी. Now the inscription on Germania sword reads, उसकी sword पर क्या लिखा था? The inscription on Germania, जर्मन के नाम पे जर्मेनिया पड़ा है. sword reads, the German sword protects the German Rhine. The German
sword protects the German, राइन नदी की ये रक्षा करती है। तो जैसा फिगर भी बनाया हुआ है कि स्वॉर्ड लेकर जर्मेनिया राइन नदी के पास खड़ी है, आपके बुक में बना है। सो it was inscripted on it. In this way, the picture of Germania in female form represent the specific symbol of idea of liberty, justice and republic. और क्राउन नीचे पड़ा हुआ ऐसा भी दिखाया गया है। So in this way, गोल्डन क्राउन नीचे पड़ा है और स्वॉर्ड पर बैतूल की पत्तियां हैं जी, कि हम किसी से लड़ते नहीं है, लेकिन कोई लड़ेगा तो फिर हम एग्रेसिव हैं। सो इन दिस वे द पिक्चर ऑफ जर्मेनिया इन फीमेल फॉर्म represents the specific symbols of idea. आइडिया कौन कौन से आइडिया? आइडिया ऑफ लिबर्टी, जस्टिस एंड रिपब्लिक। लिबर्टी, justice and republic. So Germania also has some symbols which has a specific meaning. So these female allegorized represent their as if they were person. So these female allegorized nations as if they were persons. उन्होंने नेशन को ऐसे प्रस्तुत किया कि नेशन जीता जागता कोई व्यक्ति है। as if they were persons. Now briefly explain the process of German unification. So 1848 में मिडिल क्लास सिटीजन्स ने जर्मनी में यूनिफाई करने का कोशिश किया इनटू अ नेशन स्टेट. जर्मनी वाज स्कैटर्ड विद इन ए ग्रुप ऑफ स्टेट्स. सो ऑटो वन बिस्मार्क, जो कि प्रूशिया के राजा का चीफ मिनिस्टर था, उसने सबसे पहले जर्मन कन्फेडरेशन बनाया. वहाँ के जितने छोटे छोटे अलग अलग पावर्स थे उनको यूनाइट किया. सो ही हैज़ मेड जर्मन कन्फेडरेशन एंड यूनाइटेड द जर्मनी. नाउ सो मिडिल क्लास जो लिबरल सिटीजन्स थे उन्होंने ये काम करने की कोशिश की और इलेक्टेड मेंबर्स पार्लियामेंट की ओर गए, लेकिन उनका ये मिशन फेल हो गया क्योंकि मोनार्की ने, विलियम वन ने उनके इस मिशन को सप्रेस कर दिया. एंड जो जंकर्स थे यानी लैंडलॉर्ड्स थे, जमींदार थे, उन्होंने भी उसमें उसकी मदद की. एंड दिस मिशन of revolution was suppressed by monarchy. After that, King of Prussia took the responsibility of German unification. So विलियम वन ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि जर्मन को वो एक्सटेंड करेगा, फिर यूनिफाई करेगा, जो जर्मन स्पीकिंग पीपल थे उनको एक जगह करेगा. एंड ही हैज़ गिवन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हिज चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क. तो हम देखते हैं कि जर्मनी की क्या कंडीशन थी उस समय. Now here we see that Germany has some portion occupied by France. तो जर्मन का कुछ पोर्शन फ्रांस के अंडर में था. उस समय यहाँ का राजा नेपोलियन 3 था. तो जर्मन फ्रैंको वार करना पड़ा प्रूशिया के राजा को. प्रूशिया यही है जर्मनी, इसके राजा को जर्मन फ्रैंको वार करना पड़ा. कुछ इसका पोर्शन ऑस्ट्रिया के पास था. दिस इज ऑस्ट्रिया. सो सम ऑफ द पोर्शन ऑफ इट वाज विद ऑस्ट्रिया. तो इस वजह से उसको जर्मन ऑस्ट्रियो वॉर करना पड़ा. इसका कुछ पोर्शन डेनिश रीजन यानी डेनमार्क के पास था. इसके ठीक ऊपर डेनमार्क है.
तो जर्मन डेनिश वार करना पड़ा। तो 3 तरीके के वार हुए, जर्मन डेनिश वार हुआ, जर्मन फ्रैंको वार हुआ और जर्मन ऑस्ट्रियो वार हुआ। जर्मनी के चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क ने एक और चालाकी की। उस समय स्पेन, ये नीचे में स्पेन है, स्पेन का राजा मर गया था, तो इसने अपने जर्मन ओरिजिन के एक डायनेस्टी को यहाँ बैठा दिया। तो फ्रांस का नेपोलियन 3 इससे नाराज हो गया कि जर्मन ओरिजिन वाले को क्यों बैठाया गया। तो इसने फ्रांस ने फ्रैंको प्रूशियन वार कर दिया। और ऑटो वन बिस्मार्क तो यही चाहता था कि किसी तरीके से फ्रांस का उससे वार हो जाए। तो वो अपनी चाल में सफल हुआ और उसने बड़ी आसानी से फ्रांस को हरा दिया। एंड वॉट एवर द पोर्शन ऑफ जर्मन पीपल वाज देयर ऑक्यूपाइड, वो उसने अपने कब्जे में ले लिया। तो कुछ यहाँ से लिया, कुछ यहाँ से लिया, कुछ ऊपर से, इस तरीके से जर्मन का यूनिफिकेशन हो गया। नाउ जो इसने पोर्शन ऑस्ट्रिया से लिया उसको 7 वीक्स वार कहा जाता है। तो ऑस्ट्रिया के साथ इसने 7 वीक्स तक की लड़ाई की। एंड आफ्टर दैट उसने होलस्टीन रीजन जो उसका था उसको कब्जे में कर लिया। ऑस्ट्रिया में एक रीजन था होलस्टीन, तो उसको उसने फिर अपने अंडर में कर लिया। ये सारा काम ऑटो वन बिस्मार्क ने किया। एंड ही हैज़ ऑल्सो मेड ए जर्मन कन्फेडरेशन इन 1866। उसने जर्मनी के अंदर भी बहुत सारे बिखरे हुए स्टेट्स थे, उन सब को उसने एक साथ मिलाया, तो उनका एक फेडरेशन बनाया जिसको कहते हैं कन्फेडरेशन। तो एक संघ बना दिया, फेडरेशन संघ को कहते हैं। सो इट वाज आल्सो डन बाय ऑटो वन बिस्मार्क। सो सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन एंड क्रेडिट गोज टू ऑटो वन बिस्मार्क। नाउ ऑटो वन बिस्मार्क ने क्या किया? सो ही कंप्लीटेड दिस प्रोसेस, सो accomplished this process with help of bureaucracy, नौकरशाही जो उस समय राजतंत्र के लोग थे उनकी मदद से। एंड विद हेल्प ऑफ ब्यूरोक्रेसी की मदद से उसने ये काम कराया और आर्मी की भी मदद ली। तो उसने क्या क्या किया ऐसा कराने के लिए? देयर वर ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। सो जर्मनी, most of the portion of Germany was scattered between या captured most of the portion। प्रूशिया रह गया था जर्मनी का, जिस पर छोटा सा जगह था जिस पे कि विलियम वन राज्य करता था। मोस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ जर्मनी वाज कैप्चर्ड बाय डेनमार्क। डेनमार्क को डेनिश भी कहते हैं। डेनमार्क, ऑस्ट्रिया जहां हैब्सबर्ग एम्पायर था, एंड फ्रांस। तो इन लोगों ने ले रखा था। नाउ द ऑटो वन बिस्मार्क वाज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस। सो वही एक शिल्पी था जिसने ये काम किया। सो उसने ये काम कैसे किया? उसने 3 बार लड़े। इन 1864 he fought war with in Danish Prussian war, क्योंकि डेनमार्क के अंदर में भी था। इन डेनिश और प्रूशिया जर्मनी, प्रूशियन वॉर। तो वहां का किंग हार गया, डेनिश किंग डाइड। डेनिश किंग, that is Frederick VII, died and Prussia won। प्रूशिया जीत गया।
so he recaptured its lost territory. प्रूशिया ने फिर क्या किया, तो प्रूशिया देन इन 1866, अब 2 साल बाद, इन ऑस्ट्रो प्रूशियन वॉर, defeated Austria, so उसने ऑस्ट्रिया को भी हरा लिया, एंड आफ्टर दैट द मोस्ट ऑफ द पोर्शन दैट इज स्लेज्विग होल्स्टीन, जो उसके अपने रीजन थे वो उसने उनसे ले लिए. ये जो भी वार चला, होल्स्टीन को कैप्चर कर लिया उसने 7 वीक्स वार. ही कैप्चर्ड, या प्रूशिया कैप्चर्ड होल्स्टीन इन 7 वीक्स वार, इसका नाम ही है. सो प्रूशिया कैप्चर्ड होल्स्टीन इन 7 वीक्स वार. तो 1866 में इसने प्रूशिया पर चढ़ाई की. उसके बाद इसने 70-71 में फ्रांस पर चढ़ाई की. इन 70-71, सो 1870-71 इन फ्रैंको प्रूशियन वार, फ्रांस पे चढ़ाई की. तो वहां पर नेपोलियन 3 डिफीटेड, तो वो भी एक डिसेंडेंट था. नेपोलियन, इसको लिबरल्स ने वहां बैठाया था. फ्रांस की अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें नेपोलियन 3, और इसके बाद ही वहां थर्ड रिपब्लिक आया था फ्रांस में. डिफीटेड, थर्ड रिपब्लिक के बाद वहां पर फिर कभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की नहीं बैठाई गई. सो डिफीटेड, एंड इन दिस वे, अब क्या हुआ जब सबको इसने डिफीट कर दिया, सो मोस्ट ऑफ द कैप्चर्ड पोर्शन ऑफ जर्मनी वाज यूनिफाइड, एंड इन दिस वे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी was accomplished, एंड विलियम वन, जो प्रूशियन किंग था, तो प्रूशिया नाम अब नहीं रह गया, जर्मनी रह गया. तो प्रूशियन किंग विलियम वन प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एज किंग ऑफ जर्मनी. इस तरीके से जर्मनी का एकीकरण हुआ. बाद में फिर उसका नेशनलिज्म हुआ, राष्ट्रीयकरण हुआ. What changes did Napoleon introduce to make the administrative system more efficient in territories ruled by him? Explain any 3 features of Napoleon Code. तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नेपोलियन कोड के बारे में पूछा गया है. Though Napoleon was a dictator and was against democracy, but he took certain measures to smoothly and proficiently run the administrative system. Though Napoleon was dictator and was against democracy, लेकिन फिर भी वो लोगों का भला चाहता था. and was against डेमोक्रेसी, वो लोगों में डिसकंटेंट नहीं चाहता था, तो कुछ चीजें उसने भलाई के लिए भी की. डेमोक्रेसी, बट ही टुक सर्टेन मेजर्स
उसने अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए और लोगों की जो एट्रोसिटीज़ थी, शिकायतें थी, उनको दूर करने के लिए कुछ प्रयास किए। तो इकोनॉमिक स्टेज पर इम्प्रूवमेंट किए, ट्रेड के लेवल पर इम्प्रूवमेंट किए, एजुकेशन के लेवल पर इम्प्रूवमेंट किए, ऐसे इम्प्रूवमेंट उसने किए। सो बट ही हैज़ टुक सर्टेन मेजर्स to run administrative system smoothly. So what were these system? Napoleon reformed the French legal system because the old feudal and royal laws were very confusing and conflicting to people. तो उसने पहले नियम बदले. So Napoleon reformed the old feudal system, old legal system. जुडिशरी में उसने बहुत काम किया. ओल्ड लीगल सिस्टम, उसने 3 टीयर की जुडिशरी बनाई, लोकल लेवल की, फिर स्टेट लेवल की, फिर कंट्री लेवल की. सो फ्रेंच लीगल सिस्टम, बिकॉज ओल्ड फ्यूडल सिस्टम बहुत कंफ्यूजिंग था, वॉज वेरी कंफ्यूजिंग. उसमें बहुत सारे कन्फ्लिक्ट थे, तो इसलिए उसने न्याय व्यवस्था, जुडिशरी को इम्प्रूव किया. नेपोलियन कोड, जैसे ही वो राजा बना उसने 1804 में नेपोलियन कोड बना दिया. इन 1804 ही इंट्रोड्यूस्ड नेपोलियन कोड. So in establishing the rule of law, the code was exported to the region under French control. So this code was exported, सब जगह भेजा गया, शिलालेख पे छपवाया गया, इंस्क्रिप्ट किया गया, एम्बेडेड किया गया. So exported to region under French control. तो फ्रांस में नेपोलियन का भी शासनकाल रहा, जिस समय फ्रांस ने लगभग यूरोप पर पूरा कब्जा जमा लिया था. इन कंट्रीज लाइक डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी, फ्यूडलिज्म वाज अबॉलिश्ड एंड पीजेंट वर फ्रीड फ्रॉम सेफ्रडम एंड मोनार्कियल ड्यूज. तो उनको जो पैसा देना पड़ता था या पुराना उधार था, उन सब से उनको फ्री कर दिया गया. नाउ सो इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जिसको उसने जीत लिया था, सो इन डच रिपब्लिक, जिसको कि नीदरलैंड भी कहा जा सकता है, तो नीदरलैंड में रहने वाले लोगों को डच कहा जाता है. सो डचेस का ही गोवा में भी साम्राज्य था. सो इन डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली एंड जर्मनी, इन सभी जगहों को जिसने उसने जीता था. सो इटली एंड जर्मनी. फ्यूडलिज्म वाज अबॉलिश्ड, सामंतवाद खत्म कर दिया गया. अब कोई किसी से टैक्स नहीं ले सकता था, राजा और राजा के लोग कहीं नहीं बैठे थे. फ्यूडलिज्म वाज अबॉलिश्ड. इस सिस्टम में लोग अपने हिसाब से टैक्स लेते थे, जितना मर्जी टैक्स लेते थे. एंड पीजेंट वर फ्रीड फ्रॉम सर्फडम. और अब जो पीजेंट्स थे वो बंधुआ मजदूर नहीं रह गए थे, वो उनके यहाँ गुलामी नहीं करते थे. ये एक तरीके का सर्फडम था, पैसा नहीं चुका पाए तो सर्फडम कर रहे हैं, गुलामी कर रहे हैं. सो पीजेंट्स वर फ्रीड फ्रॉम
serfdom, that is working under feudal system. So nobilities उसको कहते हैं working without pay, उसको serfdom कहते हैं, working without wages. तो उसने ये सिस्टम तो हटा ही दिया. एंड मोनर्कियल ड्यूज, और अगर किसी के ऊपर कुछ पैसा बकाया था कि राजा को देना है या ऐसा कुछ पैसा बकाया है, तो उससे भी वो लोग फ्री कर दिए गए. ऑल प्रिविलेजेस जो बर्थ राइट पर थे वो सब हटा दिए गए. ऐसे लोग टैक्स लेते थे, क्लर्जी मैन, नॉबिलिटीज, वो सब हटा दिए गए. सो ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ राइट्स were taken away. The equality before law was established. सभी लोग इक्वल थे, कोई श्रेष्ठ नहीं था कि नोबिलिटी श्रेष्ठ थी. The equality before law was established. तो ये बड़ा काम किया. एंड राइट टू प्रॉपर्टी वाज सिक्योर्ड. सभी को जितनी संपत्ति थी वो रखने का अधिकार था, राजा नहीं ले सकता था. राइट टू प्रॉपर्टी वाज सिक्योर्ड. तो एक ये भी अच्छा काम किया. नेक्स्ट, transport and communication system were also paid attention and were improved. सड़कें बनवाई, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम. were also improved. Next, low class people were given more freedom. लो क्लास पीपल कौन थे? लाइक पीजेंट्स, आर्टिजन्स. पहले वो लोग स्लेव की तरह करते थे काम, तो उनको फ्रीडम दी गई. वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन. were given more freedom. इनको और स्वतंत्रता दी गई. यूनिफॉर्म लॉ वर अडॉप्टेड फॉर ऑल. ये हमने पहले ही देख लिया है. सो यूनिफॉर्म लॉस, पूरे जितने रीजन थे एक ही लॉ था. एक तो एवरीबडी इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ, और एक है यूनिफॉर्म लॉ कि पूरे रीजन में एक ही लॉ. वर अडॉप्टेड फॉर ऑल. बी ए बिजनेसमैन, स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर, सभी के लिए एक जैसा लॉ था. एंड स्टैंडर्डाइज्ड वेट एंड मीजर्स वाज इनकॉर्पोरेटेड. weight and measurement system was जैसे उस समय कपड़ा नापने की इकाई एलए थी, अभी मीटर चलती है, तो एलए का अलग अलग मेजरमेंट सब जगह था, तो उसको उसने एक जैसा कर दिया. was incorporated. So modern education system was also done. So he has reformed
education system. So also the excise duty between interstate was removed. He incorporated, किताबें फिर से लिखी गई, इनकॉर्पोरेटेड मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम. ही रिमूव्ड, टैरिफ भी कह सकते हैं, टैरिफ या एक्साइज ड्यूटी जो सीमा शुल्क लगता है. सो एक्साइज ड्यूटी between interstate during trade, between interstate during trade of goods. तो ऐसा उसने कर दिया. So it was reduced from 40 excise duty in between Europe to 2 excise duty. It was reduced from 40 excise duty within Europe to 2 excise duty. इतना कम कर दिया. Duty within Europe to 2. So these were the provisions or the social reforms done by Napoleon.